वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। ये वीडियो उर्दू कोर्स सिलेबस स्टूडेंट के लिए है। उर्दू कोर्स भी सिलेबस वाले स्टूडेंट के लिए अलग से वीडियो है। वैसे तो ये वीडियो एक मज़मून है जो कि सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है, मगर अगर आप अपने सिलेबस और कोर्स के मुताबिक ग्रामर सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से अपने कोर्स और सिलेबस के मुताबिक उर्दू ग्रामर सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको तोहम परस्ती उन्वान पर मज़मून लिखना सिखाऊंगी। पर इस मज़मून को लिखना सिखाने से पहले मज़मून लिखने का तरीका बताऊंगी कि एग्ज़ाम में मज़मून लिखने का क्या मेथड होता है। पहले मज़मून लिखने का तरीका जान लो ताकि एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आ सके। तो एक बात हमेशा सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि एग्ज़ाम में जब कभी मज़मून लिखने के लिए आता है तो उन्वान यानी कि टॉपिक में चॉइस होती है, तो आपको वही उन्वान वही टॉपिक चूज़ करना है जिसके बारे में आपको अच्छी सी मालूमात हो, ताकि आप मज़मून में सभी सवालों का जवाब ढंग से दे पाओ। अब सवाल ये है कि किसी भी मज़मून को लिखने के लिए किन बातों का लिखना ज़रूरी है। तो किसी भी मज़मून को लिखने के लिए इन 3 सवालों के जवाब देने ज़रूरी हैं: क्या, क्यों और कैसे। जैसे कि आप लिखेंगे तोहम परस्ती पर मज़मून, तो सबसे पहले इसका तारुफ दिया जाएगा कि तोहम परस्ती क्या है। फिर नफ्से मज़मून में जिस टॉपिक तारुफ देने के बाद असल मौजू पर, असल टॉपिक पर बात की जाती है रीज़न के साथ। नफ्से मज़मून में तारुफ देने के बाद अगले पैराग्राफ में असल मौजू में बात की जाती है रीज़न के साथ। जैसे कि तोहम परस्ती क्यों इंसानों के लिए एक ख़तरा है, एक मुसीबत है, इसके तोहम परस्ती होने की क्या क्या वजूहात हैं, इस बात को भी पेश करना। इख्तिताम और ख़ात्मे के अंदर असल मौजू पर बात करने के बाद रीज़न के साथ जो नतीजा निकल कर सामने आता है उस नतीजे को निकलते हैं। जैसे कि तोहम परस्ती को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मज़मून लिखने का तरीका समझ आ गया होगा कि किसी भी मज़मून को लिखने के लिए पहले तारुफ लिखा जाता है यानी कि क्या वाले सवालों के जवाब। नफ्से मज़मून के अंदर रीज़न के साथ बात को पेश किया जाता है असल टॉपिक पर यानी कि क्यों वाले सवालों का जवाब। और थर्ड है, लास्ट पॉइंट है निष्कर्ष यानी कि नतीजा लिखा जाता है जो भी असल मौजू पर बात करने के बाद निकल कर सामने आता है। जैसे कि कंप्यूटर को कैसे बनाया गया, या फिर चिड़ियाघर कैसे और उम्दा बनाया जा सकता है, इसमें जानवरों को कैसे रखा गया, या फिर तोहम परस्ती कैसे इंसानों के लिए ख़तरा है, इसे कैसे रोका जा सकता है, लोगों के दिमागों में कैसे अवेयरनेस लाई जा सकती है। तोहम परस्ती का मतलब क्या होता है? तोहम परस्ती का मतलब होता है वो सभी बातें जो इंसान को शक और वहम के अंदर मुब्तला करती हैं, जैसे कि सारे ही ढोंग, अडंबर, बनावटी बातें जिनका असल ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं होता है, उसे तोहम परस्ती कहते हैं। तो सबसे पहले तोहम परस्ती का इंट्रो दिया जाएगा। तोहम के मायने हैं वहम, शक और गुमान। वहम, शक और गुमान इंसानी दिमाग में हर वक्त अच्छे बुरे ख़यालात की क़यामत बरपा रहती है। जब जहन में अच्छे ख़यालात की कमी हो जाती है और बुरे ख़याल या ख़राब बातें इंसानी जहन में छा जाती है तो इंसान उसी तरह सोचने लगता है। रफ्ता रफ्ता उसकी ये सोच एक आदत बन जाती है जिसे हम तोहम परस्ती कहते हैं। माहिर नफ्सियात का कहना है कि ये एक ज़हनी बीमारी है जो इंसान के जहन में इस तरह घर कर लेती है कि उसका इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ये बीमारी बच्चों को वरसे में मिलती है यानी कि विरासत में मिलती है। आगे है कि इंसान वहम या शक में किस तरह मुब्तला हुआ है, इसका ताल्लुक़ इंसान के इब्तिदाई यानी कि शुरुआती दौर से है, जब इंसान नंग धड़ंग जंगलों मैदानों में मारा फिरता था। इसके लिए हर शे गैर मामूली या पुरअसरार थी, क्योंकि वह इनके ताल्लुक़ से कुछ बातें भी नहीं जानता था। मसलन किसी सांप ने उसे काट लिया, सांप के जहर से अच्छा खासा इंसान मर गया। आसमान में बिजली चमकी, उसे देखकर इब्तिदाई दौर का इंसान डर गया। बारिश, समंदरी तूफ़ान, आतिश फिशा, पहाड़, जंगलों में रहने वाले दरिंदे, सोच, चाँद, सितारे, सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम और रात का होना, सब उनकी अक़ल से बाहर था, शुरुआती इंसान की अक़ल से। इंसान इन सब चीज़ों और हालतों को समझने से कासिर था, चुनांचे वे इनसे डरता रहा। इसी डर और खौफ ने उसे कुछ चीज़ों की परस्तश करने पर मजबूर कर दिया, पूजा करने पर मजबूर कर दिया, और कुछ चीज़ों के बारे में वे शक और बदगुमानी में मुब्तला हो गया और उसने तोहम परस्ती शुरू कर दी। इंसान चूँकि ला इल्म था, इसलिए वे सच्चाई और बदगुमानी का मुवाजना ना कर सका। मसलन किसी नाग ने इंसान को डस लिया तो इंसान ने उसे एक ताकत समझ लिया। कोई शख्स किसी ज़रूरी काम से जा रहा था, अचानक रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई और वे जिस ज़रूरी काम से जा रहा था नहीं हुआ, तो इंसान के जहन में आया कि बिल्ली का रास्ता काटना एक गैर मामूली वाक़या है। इस वाक़ये का जिक्र कुछ लोगों से किया तो कम अक़ल लोगों ने यह फ़ैसला किया कि दरअसल काम बिल्ली के रास्ता काट जाने से नहीं हुआ।
کسی روز چند کتے مل کر رات کو بھونکنے لگے اور اس علاقے میں کوئی مر گیا تو یہ سمجھا گیا کہ رات کو کتوں کے بھونکنے سے ایسا ہوا۔ صبح کے وقت کسی مکان کی دیوار پر کوا بیٹھ کر کائیں کائیں کرنے لگا تو خیال آتا ہے کہ آج گھر میں کوئی باہر سے آنے والا ہے اور یہ کوا اس کی اطلاع دے رہا ہے، جبکہ یہ محض اتفاق سے دیوار پر آ کر بیٹھا تھا۔ تو یہاں پر تعارف بتا دیا گیا ہے کہ توہم پرستی کیا ہے۔ اب توہم پرستی کیوں پھیلی ہے، ان سبھی وجوہات کو پیش کرنا۔ انسان کی لا علمی نے انسان کو اسی طرح کے مختلف وہموں میں مبتلا کر دیا اور انسان ان باتوں پر عمل کرنے لگا تو یہ عمل توہم پرستی ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر عورتیں اپنے چھوٹے بچوں کو کالا ٹیکا لگاتی ہیں تاکہ اس ٹیکے کی وجہ سے بری نظر نہ لگے۔ شادی کی رسومات میں صرف شادی شدہ سہاگنیں حصہ لیتی ہیں، بیوہ عورتوں کو ان سے دور رکھا جاتا ہے۔ یہ بھی توہم پرستی ہے کہ کہیں ان کے بیوہ ہونے کا برا اثر شادی ہونے والی لڑکی پر نہ پڑے۔ اسی طرح صبح کسی کے کانے بھینگے شخص کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ آج کا دن برا گزرے گا۔ بلیوں کے رونے کی آواز کو بھی کبھی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ سب وہم ہے اور وہم ہی توہم پرستی ہے۔ بعض لوگ کمزور دل کے ہوتے ہیں اور انہیں بلندی پر جا کر نیچے دیکھنا اچھا لگتا ہے اور وہ کانپنے لگتے ہیں کہ اس طرح وہ نیچے گر جائیں گے۔ بعض لوگ سیاہ رنگ اور بعض سفید رنگ سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ دنیا بھر میں توہم پرستی کی بہت ساری مختلف شکلیں ہیں۔ ان ممالک میں جہاں تعلیم کی کمی ہے، جن میں ہندوستان بھی شامل ہے، توہم پرستی زیادہ ہے۔ چونکہ وہم خوف کی دین ہے، اس لیے چالاک لوگ وہم کے شکار لوگوں کو خوب بیوقوف بناتے ہیں۔ جادو ٹونے ٹوٹکے کرانے والے ایسے لوگوں کو ڈرا کر خوب پیسہ بٹورتے ہیں۔ ایشیا، افریقہ ہی نہیں، یورپ اور امریکہ میں بھی لوگ طرح طرح کے وہم میں مبتلا نظر آتے ہیں، اس لیے ان کے یہاں نفسیاتی علاج کرنے والے ڈاکٹر اور ماہرین کی تعداد اور زیادہ ہے۔ وہم پرستی ایک اچھے خاصے معقول آدمی کو نفسیاتی سائیکک بیمار بنا دیتی ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ مرض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ان کا ذہنی توازن، ذہنی بیلنس بگڑ جاتا ہے۔ اب لاسٹ کے پیراگراف میں نشکرش لکھیں گے کہ نفس مضمون یعنی کہ اصل موضوع پر ریزن کے ساتھ بات کہنے کے بعد کیا نتیجہ نکل کر سامنے آیا۔ توہم پرستی کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ فرسودہ رسم و رواج کو ختم کریں۔ جو لوگ توہم پرست ہیں ان کے وہم اور شک کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس کام میں متاثر شخص کے گھر والے، قریبی لوگ زبردست رول ادا کر سکتے ہیں، چونکہ وہ اس شخص کو نزدیک سے دیکھتے ہیں اور عمر کا ایک بڑا دوران اس کے سامنے ہوتا ہے۔ ان پڑھ جاہل لوگوں میں توہم پرستی زیادہ ہے، اس لیے تعلیم کی روشنی میں توہم پرستی کے اندھیرے کو دور کریں۔ انہیں بتائیں کہ اچھے یا برے شگون اور وہ باتیں جو ان کے وہم کا حصہ ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ انسان کی غلط سوچ کا نتیجہ ہیں۔ اب یہاں سے یہ مضمون کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل لگتی ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک کر دینا۔